नमस्ते। नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 48वें पुष्प में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही मुश्किल क्षण होता है जब ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना पड़े जहाँ पे आपने कुछ रह के बहुत कुछ सीखा हो जिनके मार्गदर्शन में, और वैसे लोगों का परिचय कराने मिल जाए तो बहुत बड़ा क्षण होता है। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा क्षण है। मैं भाई साहब के मार्गदर्शन में रह के बहुत कुछ सीखा हूँ, और हम सभी आज बहुत आभारी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महानुभाव का मार्गदर्शन हम सभी को मिलने जा रहा है, जो बहुत ही अत्यंत लाभकारी होने वाला है हम लोगों के लिए। आज जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलेगा आप है माननीय अजय कुमार जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। 1988 से आप पूर्णकालिक हैं, और वर्तमान में आपका दायित्व है क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्वदेशी जागरण मंच में। तो माननीय अजय कुमार जी का स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरे टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार सभी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए बंधु भगिनी। आज का दिन कुछ महत्वपूर्ण परिवेश से गुजर रहा है। अभी हम लोगों ने कल स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ मनाई है, और आज एक भारत की संसद में 5 दशक से अधिक रह करके देश की सेवा करने वाले ऐसे मान्यवर अटल जी की आज पुण्यतिथि है। आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत ने जो चीन का बढ़ता आर्थिक साम्राज्यवाद विषय पर आज जो परिचर्चा रखी है, इसमें आज जो कुछ भी चर्चा होगी वह पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी, वह स्मरणांजलि होगी, सबके लिए होगी। उनको स्मरण करेंगे ऐसे महात्मा। तो आज आप सभी से मैं कहूंगा कि स्वदेशी को समझने के लिए भारत में कोई शब्द चलाना हो तो बहुत कुछ शब्द आज हमारे सामने आए हैं। एक शब्द आत्मनिर्भर भारत का है, एक स्वावलंबी भारत का है। इन दो शब्दों के द्वारा लोकल फॉर वोकल का है। इस तीसरे शब्द के द्वारा भारत में स्वदेशी का बोध बढ़ रहा है। यह बोध अपनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ में एक बड़ी बाधा भी है। वह बाधा चीन की नीतियों की नहीं, WTO की नीतियों की है, विश्व व्यापार संगठन की नीतियों की है। और नीतियां हमारे को मजबूर कर रही हैं कि हम भारत के लोग परिश्रम करते हैं, उनके माथे पर पसीना बहता है, और हमारे देश की बचत और देश की बहुत परिश्रम की शक्ति को चीन बहुत सरलता से लेकर चला जाता है। आज के दिन स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत ने जो यह आयोजन किया है, इसके लिए उसके आयोजक मनीष सिन्हा जी का अभिनंदन करता हूं। ये नौजवान अपने परिश्रम से, अपने कोशिश से इस कार्य को कर रहा है, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे कहूंगा कि चीन को याद करना मन को दुख देता है, बहुत कष्ट होता है चीन बोलते समय, लेकिन इस दुख के साथ भी उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि चीन भारत के जीवन में, भारत के हर घर में, हर बाजार में
हर चौराहे पर, हर पार्क में, हर उद्योग में, हर मेट्रो में, रोड में, भारत के किसी भी क्षेत्र में चीन को आप देख सकते हैं। वो एक चुनौती है, और इतनी बड़ी चुनौती है कि भारत का सारा रोजगार समाप्त हो गया है। एक तरफ चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग में विश्व का 28% हिस्सा रखता है, तो भारत मात्र 3% रखता है। अब विचार करिए, क्या जो चीन है, क्या चीन की ऐसी परिस्थिति थी, क्या चीन की गति भारत से अच्छी थी, क्या चीन दुनिया में अपनी बात को कह लेने के लिए इतना शक्तिशाली था? आज हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, क्या चीन एक शक्तिशाली देश हो गया है। लेकिन चीन का अतीत जब हम देखते हैं, जब उसके पन्ने को पलटते हैं, तो उसमें शक्ति नहीं दिखती है। 1986 में चीन भारत के प्रति व्यक्ति आय के सामने वह 5 गुना कम होता है। चीन लेकिन वो संकल्प करता है, वह एक अपना आने वाले 50 वर्षों का एक लक्ष्य रखता है अपनी आंखों के सामने, और उस लक्ष्य पर काम करता है बंधु। और उस लक्ष्य की पहली कड़ी में जब भारत के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत की संसद जब इनस्टेबल होती है, तब वह अपने जीवन में एक नया परिवर्तन करता है। उसको लगता है कि विश्व का बाजार भारत है और भारत इनस्टेबल है, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 1889 से 1999 का भारत जब देखते हैं, तो एक परिवर्तन का भारत है। उस परिवर्तन के भारत में चीन संकल्प करता है कि अपना विकास करूं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनूंगा, अपने शोध को आगे बढ़ाऊंगा, अपने गांव में ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा, फूड को अनन्य प्रकार से उत्पाद में बनाने की कोशिश करूंगा, प्रोसेस यूनिट लगाऊंगा, एमएसएमई का काम आगे बढ़ाऊंगा, और 3,60,000 गांवों तक अपना काम फैला लेता है। आप विचार करें कि चीन जो 3,60,000 गांवों तक चला जा रहा है अपने देश के अंदर, और आज भारत 1947 के बाद इन वर्षों में 74 वर्षों में हम 60,000 गांवों तक भी अपनी कोई प्रोसेस यूनिट नहीं बना पाए, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल पाए, कोई स्किल डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाए। वह इन 3,60,000 गांव के स्किल सेंटरों के द्वारा, प्रोसेस यूनिट के द्वारा वह 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, अब विचार करिए कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में स्किल्ड होकर के निकल रहे हो। चीन की भूमि ज्यादा हो सकती है, लेकिन उपजाऊ नहीं है। हमारे पास यदि 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि उपजाऊ है, तो चीन के पास तो मात्र 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि उपजाऊ है। लेकिन हम उस 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि से मात्र 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि हम उत्पादन के लिए प्रयोग कर पाते हैं। चीन ने आने वाले 50-60 वर्षों की योजना की। उसमें पहली योजना है कि मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा होने के बाद जो दुनिया की नीतियों पर अपना अधिकार करो,
और वो नीतियां कैसे अधिकार में होगी। बंधु, आपको पता है किस देश में 1990 के बाद 1991 में एक ऐसा परिवेश खड़ा हुआ कि देश की संसद कहने लगी कि हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने का, लोगों को पगार देने का, इस भारत को चलाने का। ऐसे परिवेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जो भारत, जो हमारा रुपया, जो 1 रुपया 1917 में जो पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, तब 1 रुपया $3 के बराबर था। मित्रों, उस रुपए का 1991 में अवमूल्यन किया गया। आपको सुन करके हैरानी होगी, 21% कर दिया गया, 21% अवमूल्यन किया गया। यह क्यों किया गया? दुनिया की एक संस्थाएं बनाई गई। जब ब्रिटिश राष्ट्रों को लगा कि अब उपनिवेश नहीं बना सकते, अब दुनिया में उपनिवेशवाद नहीं चलेगा, साम्राज्यवाद का अंत होने वाला है। उस साम्राज्यवाद के अंत होने में जब उनको लगा, तो उन्होंने गेट नाम की एक संस्था खड़ी कर दी, यूनाइटेड नेशन खड़ा कर दिया, IMF खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खड़ा कर दिया। और इससे भी जब उनको पेट नहीं भरा, तो उनको लगा कि भारत विश्व की बड़ी बाजार है, जनतंत्र की बाजार है, लोकतंत्र की बाजार है, विविधता में एकता की बाजार है। एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती का देश है, इसको बाजार बनाया जाए। मित्रों, विचार करें, उस भारत के हम वासी हैं, जो हमने विविधता में एकता खोजी। वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है। हम कहते हैं कि जो एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती है, वह सत्य है, उसको हम हृदय से स्वीकार करते हैं। अमीर खुसरो को भी प्रणाम करते हैं, कबीर को भी करते हैं, रहीम को भी करते हैं, गुरु नानक को भी करते हैं। यह भारत है, लेकिन इसको बाजार बनाया गया। उसका परिणाम हुआ कि भारत में 9 उदारवादी आर्थिक नीतियां जब हस्ताक्षर होने लगा, तो 1994 में डंकल पर भारत ने हस्ताक्षर किया, तो 1995 में WTO पर कर दिया। विश्व व्यापार संगठन मुक्त समझौता हो गया। भारत की बाजार खोल दी गई पूरे विश्व के लिए। एक प्रतियोगिता शुरू हो गई। और यही नहीं किया गया, थोड़ा और 1 साल आगे बढ़ा तो बड़े बड़े कारपोरेशन को लाने शुरू हो गया। बिजली के क्षेत्र में अमरान जैसे कारपोरेशन को लाया गया, जिस गेट को बनाया था भारत जैसे देशों पर, विकासशील राष्ट्रों पर चंगुल मारने के लिए। उस चंगुल मारने के काम पर कहीं गेट ने मारा, तो कहीं IMF, वर्ल्ड बैंक ने कहीं पर मारा, तो भारत का अवमूल्यन हो गया। जो रुपया पराधीन भारत में 1917 में डॉलर से 3 गुना ताकतवर था, वह डॉलर के मुकाबले कई गुना गिर गया। बंधु, भारत गिरता चला गया। ये जब गिर रहा था, लड़खड़ा रहा था, जनतंत्र में लड़खड़ा रहा था, लोकतंत्र तो था, लेकिन सरकारें बदल रही थी, देश के अंदर स्थूल भ्रष्टाचार था, संवेदनाएं समाप्त हो रही थी, मानवीय मूल्यों का क्षरण दिख रहा था, आशा की संभावनाएं समाप्त हो रही थी। उस समय चीन एक तैयारी कर रहा था और विश्व के नेतृत्व करने की योजना बना रहा था
कि आने वाले 50 से 60 वर्ष के बीच में मैं इस दुनिया पर एक आर्थिक साम्राज्यवाद कायम करूंगा। बंधुओं, उस आर्थिक साम्राज्यवाद का उसने चरण 1990 से 2000 का पहला चरण लिया, जिसमें उसने अपने हाउस इन ऑर्डर किया, अपने लोगों को काम दिया। उसमें उसकी सस्ती लेबर फोर्स थी, उससे उसने प्रोडक्शन बढ़ाया, उसने ग्रांट दिए, उसने लोगों को सब्सिडी अवेलेबल करा दिया, प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया, भारत की बाजार खुली बाजार थी, एक वातावरण उसको मिल गया। उस परिवेश में जब देखते हैं तो उस चीन को हमको स्मरण करना पड़ता है। क्या जो आर्थिक साम्राज्यवादी चीन, यह विस्तारवादी चीन, यह आताताई चीन, यह पीला दैत्य चीन, क्या इसको हमको समझना नहीं होगा? क्या हम पंचशील के नारों से भारत को चलाएंगे? या भारत को हमने इतने वर्षों तक चलाया? क्या अखंड भारत में तिब्बत नहीं था? क्या तिब्बत पर उसने पंजा नहीं मारा? क्या उसके पंजे के कारण दलाई लामा, पावन पवित्र दलाई लामा छोड़ करके नहीं चले आए तिब्बत? ऐसे अनेकों सैकड़ों प्रश्न खड़े हैं। यह भी प्रश्न खड़ा है मित्रों कि वही चीन है जो हमारे हिस्से की लगभग 5000 वर्ग मील 1948 में जमीन ले रखा है, जिसको आसाई चीन। क्या हम उसी चीन के सामानों के प्रति, चीन के उन उत्पादों के प्रति भारत के परिश्रम के बचत को हम भेज रहे हैं? आज देश में स्वदेशी का अभियान चल रहा है, याद कराया जा रहा है, अतीत को बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, मन में एक आत्मविश्वास, गौरव का भाव पैदा कर रहे हैं। उस चीन को याद करो जो चीन 1962 में थागला मार्ग पर सितंबर में आक्रमण कर देता है, न्यामा का चू पर कर देता है, हजारों सैनिकों की जान ले लेता है और हमारी 40,000 वर्ग मील जमीन ले लेता है। आज याद करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उस पीड़ा को समझने के लिए, अपने हृदय में देशभक्ति का भाव भरने के लिए, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, भारत की रक्षा के लिए, सब कुछ करने के लिए स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत ने ये सोचा है, ये मन बनाया है कि ऐसे संवाद हो, ऐसी परिचर्चाएं हो, ऐसी भावनाओं को उत्प्रेरक के रूप में आगे बढ़ाया जाए। आज हम सभी को याद करना होगा, मन बनाना होगा कि जरा चीन के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आपको चीन कैसा दिखेगा। नेपोलियन कहता है कि जो पीला दैत्य है इसको मत पनपने देना दुनिया में, यदि ये पनप गया तो मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। विवेकानंद कहते हैं अंग्रेज जब भारत छोड़ेंगे तब चीन भारत की तरफ देख सकता है, इससे सजग रहना। सरदार पटेल चिट्ठी लिखते हैं नेहरू को। मित्रों, विचार करो, पटेल कहते हैं कि हमारे उत्तर से कभी खतरा नहीं था, हिमालय के उस पार तो हम प्रेम की बात सोचते थे। हमने सोचा था कि जो बौद्ध है, ये जो बुद्ध के दर्शन पर चलने वाला चीन है, ये सम्य ज्ञान से चलेगा, मानवीय मूल्यों को लेकर के चलेगा। ये हेनसेंग का चीन कभी खतरा नहीं इतिहास में दिया है, लेकिन इसकी नीयत पर शक व्यक्त करते हैं सरदार पटेल। मित्रों,
और पंडित नेहरू को पत्र लिखते हैं कि इससे हमको सजग रहने की जरूरत है। इसकी भावनाएं दो मोहित तलवार की तरह है, कब किधर घूम जाएगी आपको पता नहीं, या कब किसके साथ में छद्म आक्रमण कर देगा। इस चीन को आज याद करें। ये चीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस चीन के जिस हेनसांग को हमने, उस बच्चे को, छोटा बालक आया था, 36 साल भारत में रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, उसको प्रो वाइस चांसलर बनाया गया, उपकुलपति वो बना, वो अपने देश को भी गया। जाते समय उसने भारत से, नालंदा विश्वविद्यालय से 4 गट्ठर लेकर के गया। वो 4 गट्ठर जो लेकर के गया, वो चाहता था कि मेरा देश, मैं जिस देश का वासी हूं मित्रों, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। वो चाहता है कि मेरा देश जो गुप्त साम्राज्य का भारत है, जहां कोकिल बोलती है, गिलहरी बोलती है, इसको मनुष्य लिख लेते हैं, इनकी बोलियों को पंचतंत्र में 36 भाषाओं में दुनिया में लोग पढ़ते हैं। मैं उस देश के नालंदा विश्वविद्यालय में मैं चाहता हूं कि मेरा चीन भी भारत के ज्ञान से, भारत के गणित से, भारत के विज्ञान से, भारत के आयुर्वेद से और भारत के मनोविज्ञान से, अब मैं अपने देश को मैं सुसज्जित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से उसके 2 गट्ठर गिर गए, पानी में बह गए, और रोने लगा। अब सोचिए भारत कैसा विराट देश है कि भारत का राजदूत चीन में रहता था, और राजदूत के पास गया और रोने लगा, मेरे 2 गट्ठर नदी में बह गए हैं। उसी समय कहता है, हेनसांग, तुम्हारा गुरु जिसने तुमको पढ़ाया, वो गुरु अब शरीर छोड़ दिया है, सिलभद्र। वह हेनसांग रोने लगा, वह रोते रोते बंधु अश्रु धारा के साथ में भारत की मातृभाषा संस्कृत में उसने पत्र लिखा, उसका श्रद्धांजलि पत्र है। अपने गुरु को स्मरण करते हुए वो पत्र लिखता है पुष्पांजलि के रूप में। आज वो पत्र चीन के उस संग्रहालय में रखा हुआ है। कभी चीन उसको पढ़ना नहीं चाहता। चीन ये चाह रहा है कि भारत के साथ संबंधों को याद करेंगे, भारत के जीवन के साथ एकात्म होने की बात सोचेंगे, तो भारत की बाजार छूट जाएगी मित्रों। और यह चीन का जो दर्शन, जिसको साम्यवाद कहते हैं, जब उसके पन्नों को पलटेंगे आप, तो आपको दुनिया में एक बात दिखेगी कि यह चीन, साम्यवादी चीन, जिसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, आज उसका एक छोटा सा शहर आज पूरे विश्व के 400 करोड़ से अधिक लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया है, आइसोलेशन में खड़ा कर रखा है। आज 4 लाख से अधिक लोग अपने प्राण छोड़ दिए। आज दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, एक मानव दूसरे मानव से प्रेम से मिलने में डर पैदा हो गया है। ऐसे विश्व की मानवता को चुनौती देने वाला वुहान, चीन का वो शहर जिसने इस जैविक हथियार का प्रयोग कर लिया, जिससे उसने एक प्रकार का समग्र युद्ध छेड़ रखा है। आज पूरा विश्व 300 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा के नुकसान में गुजर रहा है। आज उस चीन को हमको समझना है, लेकिन इस चीन को समझने के साथ में हमको उन लोगों को भी समझना होगा जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन वो सोचते
साम्यवाद के लिए हैं, उनके हृदय में पीड़ा चीन के लिए रहती है। जरा उनको भी आज समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप जो लोग इस स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे कि वह साम्यवादी चीन की प्रेरणा के कारण क्या क्या है, और वो साम्यवादी लोग क्या आज भारत में नहीं है? क्या उनके जीवन की दृष्टिकोण कैसा है? तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप साम्यवाद के पन्नों को पलटे, जब उसके पन्नों को पलटते हैं आप, तो वहां आवाज आती है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और क्या करो, एनआरकी फैलाओ। क्या करो, जो व्यवस्थाएं बनी है उनको ध्वस्त करो। ये नारा है। क्या नारा है? क्या मार्क्स कहते हैं? मार्क्स का नारा नहीं, मार्क्स का विचार है मित्रों। मार्क्स कहते हैं मैं एक ऐसा समाज चाहता हूं जिसमें नो नेशनलिज्म हो, कोई राष्ट्र की भावना ना हो, नो रिलीजन हो, कोई धर्म के प्रति भाव नहीं ना हो, जीवन धर्म शून्य हो जाए। मार्क्स कहते हैं नो फैमिली, किसी परिवार की कोई जरूरत नहीं। मार्क्स कहते हैं नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई व्यक्तिगत संपत्ति जरूरत ही नहीं है। और मार्क्स आगे कहते हैं नो मैरिज, विवाह व्यवस्था की जरूरत बंद हो। ये भारत के लिए चुनौती। भारत ने कहा हमारा एक राष्ट्र, हमारा राष्ट्र कोई आज से नहीं है, ये लाखों वर्षों से है, इसकी सीमा भी तय है। हमने कहा हमारा एक धर्म है जिसमें मनुष्य आकर के अपने जीवन के, अपने मत पंथ के साथ रह सकता है और इस दर्शन के साथ जी सकता है। हमने कहा हमारा एक परिवार संस्था, यहां व्यक्ति के गुण धर्म का विकास होता है। हमने कहा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के आधार पर समता मूलक धनोपार्जन करता है, जन कल्याण करता है। वो कहते कोई जरूरत नहीं है। आज विचार कर, इस दर्शन को लेकर के चलने वाले मार्क्स और स्मिथ ने दुनिया को एक और नया नारा दिया बंधु। जिस तरह से कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वैसे उन्होंने एक नारा स्मिथ ने दिया, कमाने वाला खाएगा। अब विचार कर, जो बूढ़ा है, दादी है, बुआ है, नानी है, बच्चा है, नवजात शिशु है, वो क्या कमाए? उसको कौन खिलाएगा? एक दूसरा नारा आया। ये सारे नारे 19वीं शताब्दी में गूंज रहे। इसके गुंजन के कारण पूरे विश्व की मानवता हाहाकार में बदलती गई। मित्रों, भारत में भी नवजात साम्यवादी पैदा हुए। जरा उनके भी पन्नों को पलट करके देख लीजिए। यहां नारा देने लगे, उन्होंने कहा मजदूरों एक हो जाओ और क्या करो, भारत को अनस्टेबल कर दो, एक एनआरकी फैला दो, हड़ताल कर दो। इस साम्यवादियों के दृष्टिकोण को आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। जब चीन सोच रहा था, जब 1956 में तिब्बत पर पंजा मारा, दलाई लामा भाग के भारत आए, तब भारत का प्रधानमंत्री ने अपनी मोहर लगाने के लिए पंचशील के सिद्धांत की चर्चा की। पणिकर नाम का वह राजदूत था भारत, जो दुर्भाग्य से वह साम्यवादी होता जा रहा था। उसको संभालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने टीएन कॉल अपने एक परिचित को भेजा। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
टी.एन. कौल अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मैं भारत आता हूं चीन से। नेहरू जी के साथ मेरा सुबह का नाश्ता तय है, मैं नाश्ते पर चर्चा चीन की करता हूं तो नेहरू जी कहते हैं कि मिस्टर कौल, मैं जहां तक समझता हूं जब पीकिंग कमजोर होता है तो तिब्बत स्वायत्तता की मांग करता है। ये भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है बंधु। जब पीकिंग कमजोर होता है तो तिब्बत स्वायत्तता की मांग करता है, और ब्रिटेन भी तो तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकारता है। ये भारत का प्रधानमंत्री कहता है। मित्रों, आप विचार करिए कैसा भारत होगा। वो भारत का प्रधानमंत्री जो रूस की चलने वाली क्रांति 1917 की क्रांति, उसके 11 साल बाद जब रूस जाता है अपनी पत्नी की दवा के लिए, जब ब्रिटेन की तरफ होते हैं और पिता पुत्र दोनों कैसा समाजवाद, कैसा साम्यवाद देखते हैं। स्टालिन के सामने उसके ऑफिस के बाहर लकड़ी के बेंच पर दोनों पिता और पुत्र बैठकर साम्यवाद की शिक्षा ले लेते हैं। नेहरू अपनी आत्मकथा अपनी कहानी में लिखते हैं कि मेरे को लगता है मार्क्स की जो भावना है, मुझे एक प्रकाश की किरण दिख गई है, उस किरण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे लगता है कि मैं जीवन में आगे बहुत काम करूंगा। मित्रों, वह स्टालिन के उस लकड़ी के बेंच पर बैठ करके मार्क्स की भावना को पढ़ लेते हैं और मार्क्स को हृदय में पिरो करके आगे बढ़ते। आज चुनौती होती, विचार होने लगता है दुनिया में। भारत का प्रधानमंत्री, एक तरफ उसका दायां हाथ लॉर्ड माउंटबेटन के गले में फंसा हुआ है और बायां हाथ साम्यवादियों के गले में फंसा हुआ है। पूरा भारत कराता रहा। मित्रों, उस कराने का परिणाम हुआ कि 3 जून 1947 को कुछ घंटों में भारत का जो विभाजन हो गया, उस विभाजन के बाद आज दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पास कुछ और हिस्सा चला गया जिसको हम जल्दी लेने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी हिस्से के साथ में उसमें से कुछ हिस्सा चीन ने ले लिया जिसको लेने की तैयारी शुरू होनी है। मित्रों, यह क्यों हुआ? क्योंकि भारत का एक साम्यवादी दृष्टिकोण का प्रधानमंत्री, उसे लगता है कि जो मार्क कह रहे हैं, जिस समाज की धारा की बात कर रहे हैं, जिन मजदूरों की बात कर रहे हैं, जिन किसानों की बात कर रहे, जिन गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे, ये हो जाएगी। परिणाम क्या होता है मित्रों? आगे सुनिए। जब चीन तिब्बत पर पंजा मारता है, भारत से पंचशील का समझौता कराता है, पंचशील के समझौते के साथ भारत का प्रधानमंत्री सफेद कबूतर उड़ाता है और वो सोचता है शांति का काल है, और चीन कब्जा की तैयारी करता है। मित्रों, उस कब्जे की तैयारी 1960 में होती है। रूस के अंदर भारत का साम्यवादी अजय घोष के नेतृत्व में वो बैठक होती है मॉस्को के अंदर, जिसमें दुनिया के साम्यवादी इकट्ठे होते हैं। वह 3 काम किए जाते हैं, 3 प्रस्ताव पारित होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 13 नवंबर 1962 को देश की संसद के राज्यसभा किशन चंद्र सेठ कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत युद्ध के दौर से गुजर रहा है। ये साम्यवादी लोग भारत के साथ कैसा व्यवहार करते हो बताते हैं।
वो कह रहे हैं कि अजय घोष नाम का एक साम्यवादी मॉस्को में मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, प्रिजाइड करता है, वो अध्यक्ष होता है, विश्व के सभी कम्युनिस्ट बुलाए जाते हैं, वहां 3 प्रस्ताव पारित होता है। पहला, तिब्बत पर चीन का आधिपत्य रहेगा, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरा, आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, अजय घोष जैसा देशद्रोही वो कहता है कि जब चीन भारत पर आक्रमण करेगा तब देश में जितनी मजदूरी उन्हें है, रेलवे की है, टेलीग्राफ की है, अन्य मिलों मजदूरों की है, ये सब एक साथ देश में हड़ताल कर देंगी, भारत के अंदर जाति संघर्ष छेड़ देंगे। वो कहता है, ये प्रस्ताव पारित होगा। अब विचार करिए, आप चिंतन करिए, आप सोचिए कि कैसा भारत के सामने बात है। उसका परिणाम हुआ कि 20 नवंबर 1962 को चीन ने तरफा युद्ध विराम की घोषणा 40,000 वर्ग मील जमीन लेगी कर। तो विस्तारवादी चीन माने नहीं। हमने उससे सबक नहीं सीखा, हमने उसको इस 20वीं सदी के अंत में उसके लिए WTO के रास्ते हमने दरवाजे खोल दिए। आज भारत के सभी सड़कों पर चीन की सोलर लाइटें लगती हैं। मेट्रो बनाने के लिए चीन को आमंत्रण दिया जाता है। चीन कहता है नेशनल हाईवे में बनाऊंगा। चीन कहता है आपको मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं बना दूंगा। आपको दिया बनाने की भी जरूरत नहीं, दीपावली पर दिया मैं दूंगा। चीन कहता है झालर बनाने की जरूरत नहीं, झालर मैं बना दूंगा। मंदिर में रक्षा सूत्र मैं बना दूंगा, तिलक मैं दूंगा, बनारस की साड़ी मैं बनाऊंगा, भदोही का कालीन मैं बनाऊंगा, फिरोजाबाद की चूड़ियां मैं बनाऊंगा, अलीगढ़ का ताला मैं बनाऊंगा। एक ऐसा आवाज भाई साहब आवाज के कारण आपको सुन के हैरानी हो कि 2017-18 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर था। लेकिन चीन की चुनौती को स्वदेशी यान मंच ने स्वीकार किया और कहा कि अब भारत के अंदर एक स्वावलंबन का अभियान शुरू करेंगे, आत्मविश्वास का अभियान शुरू करेंगे, समाज जागरण का काम करेंगे। बंधु, उसका परिणाम हुआ, उसका परिणाम बहुत स्वर्णिम होने लगा। जब 17-18 में 63 अरब डॉलर का जो घाटा था, वो घाटा आते आते 18-19 में 10 अरब डॉलर घट गया, वो 53 अरब डॉलर रह गया। और स्वदेशी यान मंच ने जो देश में स्वदेशी स्वावलंबन का उद्घोष लगाया, जो जयघोष लगाया, उस जयघोष का परिणाम हुआ कि भारत की वर्तमान प्रजातंत्र की सरकार ने ऐसे 100 भारी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उस पर टैक्स को बढ़ा दिया। मित्रों, आज वह 140 उत्पाद हो गए हैं। परिणाम क्या हुआ कि 2019-20 आते आते वह जो घाटा है वह 48 अरब डॉलर से और घटते घटते मान के चलिए कि 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा एक परिवेश पैदा हो रहा। हम आपसे कहेंगे कि चीन को समझने की जरूरत है, चीन की बाजार को समझने की जरूरत है, चीन के इशारों की समझने की जरूरत है। चीन को लगता है कि भारत एक उपभोक्ता देश है। चीन की नजर भारत के
उन सभी 6,30,000 गांवों पर है जहां पर अभी 50 करोड़ मोबाइल खरीदने की संभावना है। उसने वीवो कंपनी को लगा रखा है, ओप्पो को लगा रखा है। तुम मार्केटिंग करो, तुम पूरी मार्केटिंग करो। अब वो मार्केटिंग करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया था। अभी आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर था, चीफ स्पॉन्सर था। स्वदेशी जान मंच ने कहा नहीं चलेगा, उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ करके भाग गया। लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन के साथ मिलकर के समूह इकट्ठा करते हैं। ऐसे शाहरुख खान जैसे भी लोग हैं जिन्होंने चीन के साथ मिलकर के वाइजू नाम की कंपनी के द्वारा को स्पॉन्सरशिप का काम किया। ऐसी 4 कंपनी जो को स्पॉन्सर करे। चीन पहले चरण में वीवो के द्वारा 410 करोड़ से अधिक पैसा देना चाह रहा था, लेकिन 2021-22 तक वो 2100 करोड़ देकर के इस आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने पास रखना चाहते। हम चाहते क्या आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। और चीन केवल भारत तक नहीं है, चीन तो इंडोनेशिया की तरफ उसकी नजर है, उसकी नजर मलेशिया की तरफ है, वो पेरिस में भी देख रहा है, इटली की तरफ भी देख रहा है। वो तो जाकर के चीन का इन्वेस्टर ग्लोबल बैंक यूरोप को भी फोन करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहता हूं। चीन पूरी दुनिया में एक नई विस्तार की नीति लेकर के चल रहा है। बंधु, वह नीति को समझने की हमको जरूरत है कि जो दर्शन है उसका दर्शन है धोखा देने का। उसका 3 फेज प्लान है कि पहले मजबूत हो लो, दूसरों को ललचा करके रखो, धोखा दे करके रखो, और उसके बाद ऐसी पूरे विश्व में एनार्की फैला दो। ऐसी अराजकता कोरोना वायरस के लेकर फैला दो कि पूरा विश्व तड़पने लगे। इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। फ्रांस में आधे लोग बेरोजगार हो गए हैं। विश्व के 70 देश नवंबर आते आते रोटी मांगने लगेंगे। भारत में इस कोरोना के कारण 15 करोड़ लोग खाली हाथ बैठ गए हैं। इसका जवाबदेह चीन, लेकिन अभी चीन रुका नहीं, चीन थका नहीं है। चीन टूटने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत संकल्प कि आने वाले 4-5 वर्षों के अंदर 2025 के इस दीपावली आने से पहले, दशहरा आने से पहले पूरे भारत को हर घर से चीन के सामानों से मुक्त कराने का संकल्प कराएंगे। हर बाजार को चीन के सामानों से मुक्त कराएंगे और चीन के हर सामान का विकल्प भी हम खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया की हर चीज भारत में उत्पन्न हो। भारत के अंदर हम तकनीकी का विकास करना चाहते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम ग्रामीण टेक्नोलॉजी को जीरो टेक्नोलॉजी पर भी काम करने के लिए समाज को खड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज एक दुनिया में वातावरण बन रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि चीन का हत्यारा है। ऐसे बदलते परिवेश में मित्रों, हम सबको मिलकर संकल्प करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आपके संकल्प के कारण भारत का एक नया वातावरण बना है। जो इन 18 वर्षों में भारत विश्व के बाजार में, विश्व व्यापार में
जो हमेशा से चलता रहा, आज 0.78% के मुकाबले से आगे चल रहा है। पिछले वर्ष 15.8% के मुकाबले पीछे थे, उसको भरपाई करते हुए हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। संभावनाएं खोज रहे हैं, लेकिन संकल्प बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना है, बचत के दर्शन को जीवन में लाना है, यह विश्वास पैदा करना है कि जो भारत 6,30,000 गांवों का देश है, जिसके द्वारा एक ऊर्जा का संचार होता है, आज जब पूरा विश्व मानवता की रक्षा के लिए चिंतन कर रहा है, तब भारत के गांव आनंद से जी रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रारूप का विकास हो जिसमें कुछ गांवों के क्लस्टर विकसित हो, उन क्लस्टरों में लोगों के ट्रेनिंग सेंटर खड़े किए जाए, थोड़ी दूरी से लोग आकर के अपने जीवन का विकास करें और स्वावलंबी भारत के इस अभियान में अपने को जोड़े, अपने जीविका को खोजें। गांव का नौजवान गांव में रहकर अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सके, भूटान की तरह वन विलेज वन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सके, अपना जनपद स्वयं में एक स्वायत्त जनपद बन जाए। यह एक कोशिश करनी, इस कोशिश करने के लिए हम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सतर्क भी कर रहे हैं कि आप ध्यान से जान लीजिए कि चीन के पास जिस तरह हमारे से कम जमीन होने के बाद भी वो 2 गुना उत्पादन करता है, 5 गुना से अधिक ज्यादा खनिज संपदा का उत्पादन कर लेता है, कच्चा तेल भी 5 गुना अधिक अपने यहां निकाल लेता है, बिजली भी 5 गुना से अधिक हमसे उत्पादन कर लेता है। यह हमको समझने की जरूरत है। यह हमको इस जो चीन जो विश्व युद्ध जो छेड़ रखा है अपने जैविक हथियार के द्वारा, इस समय भारत के एक अवसर है कि हम हर गांव को केंद्र बनाकर कुछ गांवों के समूह के द्वारा एक नए रूप में आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ में हमको यह समझना होगा, यह मन बनाना होगा कि आज भारत के अंदर जो 40 करोड़ से अधिक लोग जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनके सामने पूरा अंधकार दिख रहा है, कोई प्रकाश नहीं है, आज ऐसे प्रकाश को हमको खोजना होगा। आज इस प्रकाश को खोजने में भारत के प्रजातंत्र ने नई पहल की है। जब साम्यवाद समाजवाद ने कहा था कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, तब कई बात अधूरी रह गई थी, लोहिया का स्वप्न साकार नहीं दिख रहा था। आज इन कुछ वर्षों में मनुष्य को जीवन का स्वप्न साकार हो रहे हैं, लोगों को छत मिल रहा है, माताओं को शौचालय के लिए सड़क पर जाने की अब संभावनाएं समाप्त हो रही हैं, बूढ़ी माता बहनों को आग से अब धुआं नहीं, अब गैस से सिलेंडर से काम करने का अवसर मिल रहा है। भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड के द्वारा जुड़ने का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। इन नई संभावनाओं के साथ भारत एक नया होलिस्टिक अप्रोच खड़ा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामने चुनौती बड़ी है। चीन मानता नहीं है, वो डोकलाम पर भी रिहर्सल करना चाहता है, वो गिलगिट में भी रिहर्सल करना चाहता है, वो जान रहा है कि थोड़ा वो कहता है मेरा नक्शा तो अरुणाचल तक है, वो मान रहा है
कि हम ऐसा बोलते रहेंगे तो भारत से कुछ आवाज निकल करके आएगी, लेकिन हमने अब कहा अब आवाजें नहीं आएंगी। अब भारत से केवल एक आवाज आएगी, वो आवाज अखंड भारत की होगी। उस आवाज में फिर से ढाका भी होगा, उस आवाज में कराची भी होगा, उस आवाज में तिब्बत भी होगा, बर्मा भी होगा। अभी हमने अखंड भारत दिवस मनाया है, संकल्प लिया है, अफगानिस्तान भी होगा। ये महारूप विराट भारत का रूप, लेकिन 135 करोड़ का देश जब स्वावलंबी हो जाएगा, और इसको स्वावलंबी बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि जैसे जैसे प्रभु श्री राम के चरणों में अयोध्या में हम ईंट रखते जाएंगे, जैसे जैसे विश्व का इतिहास एक नया लिखते जाएंगे, वैसे वैसे भारत की जो मूल समस्या है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये दोनों को पूर्ण करेंगे। और जो दुनिया के किसी भी भारत के अंदर किसी भी पुस्तकालय में रोजगार और बेरोजगारी शब्द नहीं है, हम इसको समूल समाप्त करना चाहते हैं मित्रों। वह समाप्त करने का एक संकल्प है स्वदेशी का। वो संकल्प में बड़ी विराट शक्ति है और मनुष्य को खड़ा कर देती है। वो गांधी को कहते हैं, विनोबा ये जो मेरा टायर का चप्पल है, इसका कोई सर्विसिंग चार्ज नहीं है। ये मेरी जो बांस की छड़ी है, इसका कोई सर्विसिंग चार्ज नहीं। ये भारत का सनातन सत्य है। हम ऐसे संकल्प को लेकर अपने उन अतीत के उन प्रेरणा पुरुषों को याद कर, अपने मन में एक भाव को पैदा कर कि मेरी जो भाषा होगी उसमें अपने देश का बोध होगा, अपने देश की विविध भाषाओं का आत्मगौरव होगा। मलयालम भी सीखेंगे, तमिल भी सीखेंगे, तेलुगु भी सीखेंगे, कन्नड़ भी सीखेंगे, गुजराती भी सीखेंगे, ओडिया भी सीखेंगे और हिंदी पर अधिकार भी रखेंगे। यह भाव अपने अंदर लाना होगा, अपने अंदर कोशिश करनी होगी कि आज हम मिलकर के जो एक नए भारत की तरफ बढ़ रहे थे, हमने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न देखा था, वह स्वप्न कोई अधूरा नहीं है। चीन जो सोच रहा है कि मैं $11 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हूं, तो मित्रों समझना, चीन 31 ट्रिलियन की कर्ज में डूबा हुआ है। 22.5 लाख करोड़ वो अफ्रीकन देशों में उपनिवेश बनाने के लिए लगा रखा है, जो पैसा आता नहीं दिख रहा है। इसलिए आज भारत को कमर कसने की जरूरत है। इसलिए कह रहे कि हर देश के नागरिक को संकल्प ले कि जब मैं बाजार में जाऊंगा तो जो कुछ भी सामान खरीदूंगा वह सामान भारत का बना होगा, वो मेड बाय इंडिया के उदाहरण पर होगा। उसमें भारत के व्यक्ति के माथे से पसीना बहा होगा, पूंजी भारत की होगी, बिकेगा भारत में और बचत भारत में। हम नहीं चाह रहे कि आज भारत दुनिया के मुकाबले 3% मैन्युफैक्चरिंग का मात्र जो हिस्सा रखता है, उसमें आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा, उसमें भी मल्टीनेशनल कंपनी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इक्वल टू एफडीआई है, कोई अंतर नहीं दिखता, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आइए मेड बाय इंडिया के अवधारणा पर एक नए भारत का सृजन करें।
हर गांव के नौजवान को रोजगार के लिए बड़े महानगरों की तरफ नहीं, अपने कस्बों में केंद्र को स्थापित करें। हम कह रहे हैं कि जो चीन आज बाजार में चुनौती दे रखा है, इस चुनौती का संकल्प आने वाले इस दीपोत्सव प्रभु श्री राम के लिए जब दीपावली का पर्व आएगा तो अपने भगवान को इस बार जो दीपक जलाएंगे उसमें देसी गाय के गोबर, गौ माता के उस गोबर का बना हुआ दीप होगा, उसमें तेल डालकर दीपक जलाएंगे और संकल्प करेंगे कि प्रभु राम आज संकल्प कर रहे हैं कि जैसे जैसे दीप जलता जाएगा ऐसे ऐसे हम नए भारत का निर्माण करते जाएंगे, बचत के दर्शन को आगे करेंगे और फिर से हम उस भारत को खड़ा करेंगे जो भारत बहुत पहले था। कोई बड़ी बात नहीं, मैं किसी चिंतन की बात नहीं कहना चाह रहा, मैं तो केवल एक संकल्प की बात कहना चाह रहा हूं कि आइए मिलकर हिम्मत जुटाएं और उस हिम्मत जुटाकर इन बाजारों में अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए नॉन वायलेंस के दर्शन पर, जैसा हमने स्वराज्य के समय में किया, ऐसे नॉन वायलेंस के दर्शन पर मनुष्य के हृदय में देशभक्ति का भाव भर करके, संयम का संकल्प करा करके चाइना के सामानों का घर घर होलिका जलाना शुरू करें। आज मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम में आप सभी को आह्वान करूंगा कि आने वाले इस दीपावली पर भारत के हर घर से, उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर घर से सब लोग निकालकर और यह संकल्प करें चीन के सामानों को आग लगाकर कि यह चीन जो जल रहा है, ये जो चीन हर घर के बाहर जलेगा, इस चीन के जलने से बंधु एक प्रेरणा की शक्ति निकलेगी और उस प्रेरणा की शक्ति में हम 40,000 वर्ग मील भूमि 1962 की, 4,000 वर्ग मील भूमि 1948 की, दोनों को लेने का संकल्प जुटाएंगे और इस विस्तारवादी चीन जो अभी 45, 46, 47 अरब डॉलर का जो व्यापार घाटा उसके साथ चल रहा है, इसको एकदम ला करके जीरो लेवल पर खड़ा कर देंगे। मित्रों, आप समझना वह नया भारत जो होगा, उस भारत में एक नवीनता होगी, उस भारत में एक नए रूप का भारत होगा जिसमें अपनी भाषा होगी, जिसमें अपनी बोली होगी, जिसमें अपना वस्त्र भारत का होगा, जिसके अंदर जब लिखेंगे तो अपने देश की भाषाओं में लिखेंगे। ऐसा स्वभाव जब बनाएंगे, ऐसा जब मनोवृत्ति का विकास करेंगे तो वह जो भारत खड़ा होगा वही भारत विश्व गुरु भारत होगा और वही भारत राम राज्य के लिए आगे बढ़ेगा। मित्रों, आइए संकल्प करें, स्वदेशी के संकल्प के भाव से नए भारत में इस चुनौतीपूर्ण समय में आगे बढ़ें और राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए समाज को तैयार करें। प्रभु से प्रार्थना करें वह दिन जल्दी देखने को मिल जाए, वह समय जल्दी आ जाए कि जब प्रभु श्री राम ने कहे कि हाँ मेरा जो भारत दिख रहा है, ऐ भरत, ऐसा ही राम राज्य दिखने लगा है। अब इसको देखो जो मैंने तुमको उस समय कहा था वनगमन जाते समय, ऐसे यहाँ स्वदेशी मन स्वदेशी मर जाऊं, ऐसे यहाँ पर उत्सव मनाए जा रहे, बच्चे बूढ़े दोनों आनंद में खेल रहे हैं। ऐसा मैं भारत देख रहा हूं। यह भारत का स्वप्न लेकर के, मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह जो आज हम 16 अगस्त को संकल्प करें मित्रों, यह संकल्प जल्दी अपना एक आकार लेगा। उन्हीं आकार की संभावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।
भारत माता की जय।